जय हिंद सभी को। उत्कर्ष डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। ये क्लास आपकी रिकॉर्डेड रहने वाली है, तो ये ना सोचिएगा कि आप लोग जो है आपस में चर्चा करते रहेंगे और क्लास जो है आपकी इसमें आपके कमेंट को ब्लॉक नहीं किया जाएगा। तो बिल्कुल कोशिश कीजिएगा कि शांति से बैठे रहें और पूरी की पूरी जो है पढ़ाई को अच्छे से करते रहें। हमने हमारी लास्ट जो है, क्योंकि एक पूरी सीरीज के थ्रू अपन पढ़ रहे हैं जिसमें अपन एक भी क्वेश्चन बीच में ब्रेक नहीं कर रहे हैं और साथ साथ में पढ़ते हुए चल रहे हैं, तो हमने जो लास्ट सवाल देखा था आपके, उसी से अपन थोड़ा सा क्या चलते हैं, आगे चलते हैं। अब लास्ट सवाल जो हमने पढ़ा था वो उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय मानसून निम्नलिखित में से किस प्रबंध के द्वारा प्रभावित होता है। इससे पहले इसको रुकिएगा। चलिए, सवाल है आपकी, मूल कर्तव्यों को भारतीय संविधान में किस संशोधन के द्वारा जोड़ा गया। ज्यादा भारी सवाल नहीं लेंगे, बिल्कुल मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन अपन यहां पर डिस्कस करेंगे। तो सवाल क्या कह रहा है आप लोगों से कि मूल कर्तव्यों को भारतीय संविधान में किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया, 42वां, 44वां, 61वां या 73वां। चलिए फटाफट से जवाब दीजिएगा कि मूल कर्तव्य कौन से संवैधानिक संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान में जोड़े गए। बता दें यदि तो मौलिक कर्तव्य जो है ये संविधान में मूल रूप से नहीं थे ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में, यानी अगर आपसे पूछा जाए क्या मूल रूप से ये थे, तो मूल रूप से नहीं थे, या मैं यूं कहूं कि संविधान के अंदर जो है प्रारंभिक जो संविधान है इसमें शामिल नहीं थे। प्रारंभिक संविधान या इसी को अपन कहते हैं मूल संविधान। मूल संविधान जो है इसमें आपकी फंडामेंटल ड्यूटीज नहीं थी। फिर इसके बाद में क्या किया गया, सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर, सरदार स्वर्ण सिंह समिति, स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर की सिफारिश पर 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए। कितने? 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए। वर्तमान में कितने हैं, तो लिखिएगा वर्तमान में 11 मौलिक कर्तव्य हैं। वर्तमान में 11 मौलिक कर्तव्य हैं। कि सर आपने तो कहा था 10 जोड़े गए हैं, तो 11वां कहां से आया? फिर जोड़ने के लिए कुछ ना कुछ संशोधन किया था। बिल्कुल, कब? 86वें संविधान संशोधन 2002। ध्यान देना, मैंने पिछली किसी क्लास में जो है गलती से 2001 लिखवा दिया था। वो 6 से 14 साल के बच्चों के लिए जो अनिवार्य मौलिक मुफ्त शिक्षा का जो प्रावधान है उसको मैंने गलती से आपके 2001 लिखवा दिया था, उसको 2002 कर लीजिएगा। ठीक है, मानवीय भूल है, इंसान गलतियों का पुतला है, उससे हो जाती है कभी कभार। तो 86वें संविधान संशोधन 2002 के माध्यम से 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया आपके, जो कि क्या था, 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए अनिवार्य मौलिक मुफ्त शिक्षा का प्रावधान। और इसी को बाद में किस में ऐड कर दिया गया, आपके फंडामेंटल राइट में, जो कि आर्टिकल 21A के अंदर मेंशन है। ठीक है, और इसके बाद में यदि अपन बात करें तो क्या फंडामेंटल ड्यूटीज जो हैं, मौलिक कर्तव्य जो हैं, क्या ये मूल संविधान में थे? नहीं। 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा इसे क्या किया गया, जोड़ा गया। जब जोड़ा गया तब कितने थे? 10। वर्तमान में कितने? 11। 11वां कब जोड़ा, कि संविधान संशोधन के तहत जोड़ा, तो ये आपको अच्छे से पता चल गया। बढ़े आगे, चलिए इसके बाद में बढ़ते हैं। ये मौलिक कर्तव्य जो है संविधान के कौन से भाग में है, तो ये अनुच्छेद 4 में है। सॉरी, संविधान के भाग 4 में मेंशन है, 4 में, क्योंकि संविधान का भाग 4 जो है इसमें मौलिक कर्तव्य, क्योंकि संविधान का भाग जो 4 है, भाग 4 के अंदर तो क्या है आपके, तो भाग 4 के अंदर अनुच्छेद 36 से 51 के मध्य, अनुच्छेद 36 से 51 के बीच में अपने को क्या मिलता है, तो इसमें देखने को मिलता है आपकी मौलिक क्या, आपकी नीति निर्देशक तत्व, नीति निर्देशक तत्व। तो ये कहां हो जाएंगे, संविधान के भाग 4 में, अनुच्छेद 51 में, 51A में। आगे बात समझ में यहां तक की। चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न देखिएगा, पोंगल त्योहार मुख्य रूप से किस भारतीय राज्य में मनाया जाता है। ओणम हमने देख लिया केरल है, तो पोंगल कहाँ हो जाएगा, तमिलनाडु।
या केरल या आंध्रा या कर्नाटका? चलिए फटाफट से जवाब दीजिएगा। वेरी गुड। वैसे देखा जाए तो ये सारे ही राज्यों में मनाया जाता है, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, लेकिन बेसिकली तमिलनाडु में। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। अगला देखिएगा, भारत में मुगल साम्राज्य का संस्थापक कौन है? तो इसके बारे में अपन देख चुके हैं कि भाई भारत में मुगल साम्राज्य का संस्थापक अपन किसे कहते हैं? तो इसे कहते हैं बाबर को। अच्छा, भारत में बाबर ने मुख्य रूप से जो 4 युद्ध लड़े थे वो 4 युद्ध कौन कौन से हैं? तो पहला है पानीपत का प्रथम युद्ध, पानीपत का प्रथम युद्ध। दूसरे नंबर पर यदि अपन चर्चा करें, कब हुआ था? 1526 में। तो बाबर आया, पानी पिया, खाना खाया, तो बैटल ऑफ खानवा, खानवा का युद्ध 1527 में। बाबर और राणा सांगा के बीच में। चांद देखा यानी चंदेरी का युद्ध 1528 में। और फिर था अफगानों के खिलाफ घाघरा का युद्ध 1529 में। ये टोटल बाबर द्वारा लड़े गए प्रमुख 4 युद्ध आते हैं। अच्छा, एक चीज और ध्यान रखना, बाबर की आत्मकथा का नाम क्या है? तुजुक-ए बाबरी। बाबर जो है इसकी आत्मकथा का नाम क्या है? तुजुक-ए बाबरी। बाबर और बाबर की जो आत्मकथा है, सबकी आत्मकथाएं देख लेते हैं। बाबर की जो आत्मकथा है, इस आत्मकथा का नाम क्या है? तुजुक-ए बाबरी। या तो हम कहते हैं इसको बाबरनामा, या फिर इसी का एक नाम क्या मिलता है अपने को? तुजुक-ए बाबरी। तुजुक-ए बाबरी। अच्छा, इसके बाद में यदि अपन बात करें तो एक चीज और आती है आपके लिए, क्या? वो आती है कि भाई ये जो बाबरनामा है, तुजुक-ए बाबरी, आत्मकथा हो गई इसकी। इसके बाद में देखिएगा, ये तुर्की भाषा में लिखी हुई थी। कौन सी भाषा में? तुर्की भाषा में। और इसके बाद में यदि अपन बात करें तो अगली चीज आती है पायंदा खाने। पायंदा खाने पायंदा खाने इसका फारसी भाषा में अनुवाद किया। किस भाषा में? फारसी। फारसी भाषा में अनुवाद किया, अनुवाद किया था। ठीक है। अच्छा, हुमायूं जो है, इस हुमायूं की आत्मकथा का नाम क्या है? तो ये जो हुमायूं है इसकी आत्मकथा का नाम है आपके हुमायूं नामा। वैसे इसको अपन हुमायूं की पुस्तक कहें तो ठीक है, खुद ने नहीं लिखी थी इसने पूर्ण रूप से। यहाँ पर नाम आता है गुलबदन बेगम का, गुलबदन बेगम। और अकबर की आत्मकथा, अब अकबर तो अनपढ़ था तो आप कैसे कहोगे कि आत्मकथा लिखी थी, लेकिन अपन बोलने के हिसाब से बोल देते हैं। अकबर ने कौन सी लिखी थी? आईने अकबरी। आईने अकबरी, आईने अकबरी। और बात करें यदि तो या अकबरनामा, अकबरनामा किसने लिखी थी? अबुल फजल ने। इसकी रचना किसने करी? अबुल फजल। अबुल फजल के द्वारा इसकी रचना की गई, अबुल फजल ने। पूछ ले आईने अकबरी की रचना किस व्यक्ति ने करी है, तो यहां पर आप नाम किसका दे दोगे? अबुल फजल का। बढ़े आगे, नेक्स्ट देखिएगा। भारत की किस राज्य की समुद्र तट रेखा सबसे लंबी है? भारत के किस राज्य की समुद्र तट रेखा सबसे लंबी है? अब यहां ध्यान देना, समुद्री तट रेखा की बात आई है, कोस्ट लाइन बात आई है, तो भारत की जो कोस्ट लाइन है ये इसको अपन 2 हिस्सों में बांट के पढ़ते हैं। एक तो मुख्य भूमि की, एक तो मुख्य भूमि की, और एक आती है कुल। कुल खाली मुख्य भूमि की पूछे, मुख्य भूमि मतलब मेनलैंड की,
और एक पूछे टोटल। मुख्य भूमि की कितनी है तो 6100, और कुल कितनी है तो 7516.6। इसके बाद में बात करें यदि तो भारत के 9 राज्य व 4 केंद्र शासित प्रदेश तटीय सीमा बनाते हैं। कैसी सीमा बनाते हैं? तटीय सीमा बनाते हैं। आगे बात सुन में यहां तक कि टोटल कौन सी, ये टोटल वाली। इसमें यदि अपन बात करें ये 9 राज्य कौन कौन से हो जाते हैं, पहले 9 राज्यों की बात कर रहे हैं। तो गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और वेस्ट बंगाल। ये वो भारत के 9 राज्य हो जाते हैं जो तटीय सीमा बनाते हैं। यहीं पर केंद्र शासित प्रदेश भी है, दादर नागर और दमन दीव। इस तरफ देखें तो लक्षद्वीप, इस तरफ देखें 3 स्टेट में फैला हुआ है ये, ठीक है, पांडिचेरी। और इस तरफ देखें तो अंडमान निकोबार, अंडमान निकोबार। अब यहां ये कह क्या रहा है? सबसे लंबी तटीय सीमा वाला राज्य। जब यहां पूछ क्या रहा है? राज्य पूछ रहा है। ये क्या पूछ रहा है यहां? राज्य। तो राज्य में तो भाई हम नाम किसका लेंगे? गुजरात का। और गुजरात ऑप्शन में नहीं हो तो ऐसे याद रखोगे GAT, गेट। गेट से मतलब सबसे लंबी तटीय सीमा है गुजरात की। गुजरात ऑप्शन में नहीं हो तो दूसरा आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश ऑप्शन में नहीं हो तो तीसरा तमिलनाडु। लेकिन ओवरऑल पूछे, ओवरऑल लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन, तो नाम आएगा अंडमान एंड निकोबार का। नहीं, सबसे लंबी तटीय सीमा पूछे ओवरऑल जिसमें राज्य शब्द काम में नहीं ले तो गुजरात से भी लंबी तटीय सीमा किसकी है? अंडमान और निकोबार की। और सबसे छोटी तटीय सीमा पूछे, ये राज्य शब्द काम में नहीं ले, स्मॉलेस्ट पूछ ले अगर मान लो, स्मॉलेस्ट कोस्ट लाइन ऑफ इंडिया, तो यहां दमन दीव का नाम आएगा। दमन एंड दीव, दादरा एंड नागरा। न कि आप ये कहोगे कि गोवा, क्योंकि वो गोवा राज्य है। ओवरऑल में ये है। और राज्य के मामले में देखोगे तो सबसे कम है गोवा की, सबसे ज्यादा है गुजरात की। एक बार फटाफट से इसको देखो, फिर अपन आगे चलते हैं। बढ़े आगे। अगला देखिएगा, भारत में सर्वोच्च न्यायिक प्राधिकरण कौन सा है? सीधी सी बात है, सबसे सुप्रीम कोर्ट। सबसे सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट की बात करें यदि तो भारत में इसकी स्थापना कब होती है? तो 28 जनवरी 1950। को। अगली बात करें यदि तो प्रथम न्यायाधीश कौन बनते हैं? प्रथम न्यायाधीश, प्रथम मुख्य न्यायाधीश, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, हीरालाल जी कानिया। हीरालाल जी कानिया। और अगली बात करें यदि तो क्या कोई महिला मुख्य न्यायाधीश बनी है? महिला CJI मतलब महिला मुख्य न्यायाधीश, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, तो एक भी नहीं बनी। लेकिन महिला न्यायाधीश जरूर बनी है सुप्रीम कोर्ट में। हो, महिला न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट में महिला न्यायाधीश कौन बनी है? फातिमा बीबी। कौन? फातिमा बीबी। फातिमा बीबी। इसके बाद में बात करें यदि तो अब तक कितने बन चुके हैं? तो अब तक 50 बन चुके हैं और 51 में कौन है? संजय कुमार।
51वें का नाम क्या है? संजय कुमार। और संजय कुमार ने किनका स्थान लिया है? तो डी.वाई. चंद्रचूड़ जी का। संजय कुमार ने किनका स्थान लिया है? तो आप क्या कहोगे कि डी.वाई. चंद्रचूड़ जो है इनका स्थान किनके द्वारा लिया गया है? संजय कुमार के द्वारा। आ रही बात समझ में यहाँ तक की? ठीक है, चलो। संजय कुमार क्या, संजीव खन्ना, एक जैसा ही नाम, संजीव खन्ना। ठीक है, संजीव खन्ना, संजीव खन्ना। इनसे पहले कौन थे 50वें नंबर के? डी.वाई. चंद्रचूड़ जी। अच्छा, ये कब तक रहते हैं? इनकी आयु, या मैं बात करूं तो एज जो है 65 वर्ष की आयु तक ये अपने पद पर बने रह सकते हैं। कितने वर्ष की आयु तक? 65 वर्ष की आयु तक। आई बात समझ में यहाँ तक की? अच्छा, और बात करें यदि, तो फिर आप लोग मुझे कमेंट करके बताना, अभी नहीं, जब क्लास एंड हो जाए, इनका वेतन कितना होता है? वेतन कितना होता है? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का वेतन कितना होता है और अन्य का कितना होता है? अच्छा, इनकी संख्या कितनी होती है? तो 33 + 1, यानी सुप्रीम कोर्ट में संख्या कितनी होती है? तो सुप्रीम कोर्ट में संख्या होती है 33 + 1 बराबर 34। के सर गिनती तो हमें भी आती है, गिनती आती हो भले ही। 33 तो है अन्य न्यायाधीश और एक है मुख्य न्यायाधीश। 33 है अन्य न्यायाधीश और एक क्या है? मुख्य न्यायाधीश। इसलिए अपन क्या कहते हैं? 33 + 1। ठीक है, अगला देखो, कुचिपुड़ी। सीधी बात है, पूरी कच्ची हो पक्की हो, आन दो, यानी आंध्र प्रदेश। ज़्यादा समय नहीं लेंगे क्योंकि जो पड़ा हुआ है उसमें क्यों समय लेना। इससे पहले आप सभी के लिए उत्कर्ष के ऐप लाइव कोर्सेज में आप सभी के लिए जो है ऐप लाइव कोर्सेज के साथ साथ में आपको दी जा रही है रिकॉर्डेड कोर्सेज की भी इस बार फैसिलिटी। और ये उत्कर्ष का ट्रिपल धमाका ऑफर है, जहां पर आपको 90% तक का डिस्काउंट, 3 महीने की एक्स्ट्रा वैलिडिटी, लाइव फ्रॉम क्लासरूम बैच के साथ में आपको रिकॉर्डेड क्लासरूम बैच भी दिया जा रहा है, जिसके साथ आप जो है एक बार उस टॉपिक को खुद से पढ़ सकते हो, एक बार टॉपिक टीचर के पढ़ाने के बाद में पढ़ सकते हो। टीचर जब लाइव पढ़ा रहा हो उस दौरान जब आप पढ़ो, एक बार खुद से पढ़ो, तो 2 बार जो है जब आप पढ़ोगे फिर आप उसकी प्रैक्टिस करोगे, तो उसके बाद फिर वो टॉपिक कहाँ जाएगा। इतने जो है बार अगर पढ़ लोगे तो आराम से अच्छे से सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाएगी। इसी के बाद में बात करें तो ये ध्यान देना, ये ऑफर जो है आपके, ये केवल 24 अक्टूबर से लेकर 3 नवंबर तक ही है, तो इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। ठीक है, चल अगला देखिएगा प्रश्न। भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष प्रारंभ हुआ? तो क्विट इंडिया मूवमेंट आपको बहुत अच्छे से पता है, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में शुरू हुआ। और बात करें यदि तो कौन सा? तो एक ऑपरेशन चलाया गया, ऑपरेशन जीरो आवर। ऑपरेशन जीरो आवर के तहत सभी बड़े नेताओं को गिरफ्तार किया गया, सभी बड़े नेताओं को गिरफ्तार किया गया। किसके तहत? ऑपरेशन जीरो आवर के तहत, जो कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान अंग्रेजों के द्वारा चलाया गया था। ठीक है, और इसी आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी ने कौन सा नारा दिया था? महात्मा गांधी ने नारा दिया डू और डाई, यानी करो अथवा मरो, करो अथवा मरो का नारा दिया। कौन सा नारा दिया? करो अथवा मरो। ठीक है, कपास के लिए मिट्टी कौन सी उपयुक्त रहती है? तो काली मिट्टी। कपास के लिए उपयुक्त मिट्टी कौन सी? काली मिट्टी, पढ़ लिया आपने। लाल मिट्टी की अगर अपन बात करें तो लाल पीली मिट्टी जो है मक्का, ये भी याद रखना है साथ साथ में, मक्का, तंबाकू व गन्ना उत्पादन के लिए जानी जाती है। मक्का, तंबाकू और गन्ना उत्पादन के लिए कौन सी मिट्टी जानी जाती है? लाल मिट्टी जानी जाती है। लेटेराइट मिट्टी में जो है काजू, कॉफी, चाय, ये सारी चीजें अच्छी मात्रा में उत्पादित होती है। अलुवियल सॉइल में चावल व गेहूं, ये इन 2 फसलों के लिए उपयुक्त मिट्टी। वैसे उगा तो आप कुछ भी सकते हो, लेकिन बेसिकली फेमस किस चीज़ के लिए है वो अपने को पता होना चाहिए। और अलुवियल सॉइल के आपने 2 टाइप देखे थे,
खादर और बांगर। कौन कौन से थे? खादर और दूसरा कौन सा था? बांगर। एक तो था खादर और एक था बांगर। ये खादर बांगर अलुवियल सॉइल वाला हिस्सा हो गया, ठीक है। सेल्फ इरिगेटेड सॉइल यानी स्वतः सिंचाई वाली मृदा किसे कहते हैं? तो ब्लैक सॉइल को। स्वतः सिंचाई वाली मृदा है ये, स्वतः सिंचाई वाली मृदा। अगर आपसे पूछ ले स्वतः सिंचाई वाली मृदा किसे कहते हैं, तो नाम किसका आ जाएगा? काली मृदा। यही काली मृदा स्वतः सिंचाई वाली मृदा के नाम से जानी जाती है। डन। नेक्स्ट देखिएगा, उससे पहले आप सभी के लिए योद्धा बैच उत्कर्ष के द्वारा जो है एक ऑफलाइन बैच यहाँ पर लाया गया है 25 नवंबर 2024 से। और बात करें यदि, तो ये जो है इंडियन आर्मी जीडी क्लर्क टेक्निकल और एनए जो है, जो इंडियन आर्मी के द्वारा जो ये पोस्ट निकाली जाती है जीडी की, क्लर्क की, टेक्निकल और एनए की, तो इसका एक ऑफलाइन बैच जो है आपके 25 नवंबर 2024 से उत्कर्ष के ऑफलाइन सेंटर मंगल टावर रातानाडा जोधपुर से जो है इसकी शुरुआत की जा रही है, ठीक है। तो जल्द से जल्द जो है इस बैच में एनरोल हो और इनमें से जिस किसी की भी आप प्रिपरेशन कर रहे हैं उसकी प्रिपरेशन को उत्कर्ष के साथ मिलकर और बेहतर तरीके से धार दें। चलिए बढ़ते हैं आगे और अगला प्रश्न देखिएगा। भारतीय संविधान का कौन सा संशोधन पंचायती राज प्रणाली से जुड़ा हुआ है? 61वां, 73वां, 86वां या 92वां? चलिए फटाफट से बताइए। ठीक है, भारतीय संविधान का कौन सा संशोधन पंचायती राज प्रणाली से संबंधित है? तो आप कहोगे पहली बात तो संशोधन तो है ही है, साथ साथ में अगर शेड्यूल की बात करें यानी अनुसूची की बात करें, किस अनुसूची में ये वर्णित है? तो अनुसूची कौन सी हो जाएगी? अनुसूची हो जाएगी 11। अनुसूची कौन सी हो जाएगी? 11। और ये 11वीं अनुसूची किससे जुड़ी हुई है? ग्रामीण स्थानीय स्वशासन से। ग्रामीण स्थानीय स्वशासन से। ग्रामीण स्थानीय स्वशासन से जुड़ी हुई कौन सी है? 11वीं अनुसूची है। एक यहीं पर छोटी सी बात और याद रखना, स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहते हैं? तो स्थानीय स्वशासन का जनक ये कहते हैं लॉर्ड रिपन को। किसे कहते हैं? लॉर्ड रिपन को। अच्छा, अगर इतिहास में और पीछे चलें तो किसी राजा महाराजाओं ने शुरू करी थी क्या? तो स्थानीय शासन प्रणाली, स्थानीय स्वशासन प्रणाली, स्वशासन प्रणाली, स्थानीय स्वशासन प्रणाली चोल साम्राज्य द्वारा भी शुरू की गई। चोल साम्राज्य द्वारा भी प्रारंभ की गई थी। प्रारंभ की गई थी। आगे बात समझ में यहाँ तक की। और इसमें कौन सा हो जाएगा? 73वां संविधान संशोधन। कौन सा? 73वां संविधान संशोधन 1992। 92 93 दोनों आता है, लेकिन बेसिकली 1992। बढ़ते हैं आगे, अगला प्रश्न देखिएगा। सीधी सी बात है, ऐसे आप तार वाला तो ऐसे ही बता दोगे सितार है, ठीक है। तबले में कोई तार नहीं है, हारमोनियम में कोई तार नहीं है, हारमोनियम ये वाला नहीं होता पेटी बाजा, और शहनाई में कोई तार नहीं है, तो तार वाला सितार ही होगा, ठीक है। बेसिक क्वेश्चन है बड़ा। उससे पहले उत्कर्ष की सारी टेस्ट सीरीज पर भी आपको 90% तक का डिस्काउंट मिल रहा है। चाहे आप डिफेंस की किसी भी कोर्सेज की प्रिपरेशन कर रहे हो, टेस्ट सीरीज जो है उसके ऊपर भी उत्कर्ष के जो है आपके कितने % का डिस्काउंट है? 90% का इस पर आपको डिस्काउंट मिल रहा है। ऑफर टाइम जरूर से ध्यान रखना, 24 अक्टूबर से 3 नवंबर के मध्य। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? सरोजनी नायडू, एनी बेसेंट, विजयलक्ष्मी पंडित या इंदिरा गांधी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो है पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? विजयलक्ष्मी पंडित, सरोजनी नायडू, एनी बेसेंट, इंदिरा गांधी। तो यहाँ ध्यान देना, आप कहोगे कि सर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष जो थी वो थी एनी बेसेंट। 1917 के कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता करी थी। 1917 के किस अधिवेशन की अध्यक्षता करी? तो कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता करी थी। और वहीं अगर आपसे पूछ ले कि भारत की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष,
कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष, भारतीय महिला अध्यक्ष तो ये थी सरोजनी नायडू, भारतीय महिला अध्यक्ष सरोजनी नायडू। और बात करें यदि, तो ये जो भारतीय महिला अध्यक्ष बनी तो जो है सरोजनी नायडू के द्वारा कब अध्यक्षता करी गई, तो 1925 में। किस अधिवेशन में? कानपुर अधिवेशन में। किस अधिवेशन में? तो कानपुर अधिवेशन में। क्लियर है यहाँ तक? कौन से अधिवेशन में? तो कानपुर अधिवेशन में। अधिवेशन कौन सा? कानपुर अधिवेशन। बढ़े आगे। नेक्स्ट देखिएगा, भारत में कौन सा राज्य लौह अयस्क का प्रमुख उत्पादक है? कर्नाटक, उड़ीसा, झारखंड और छत्तीसगढ़। और ध्यान देना, लौह अयस्क उत्पादन में जो है आपकी झारखंड का नंबर पहले आता है। झारखंड वैसे हर एक मामले में पहले नंबर पर ही। उड़ीसा में झारखंड में लौह अयस्क हेतु फेमस कौन सा है? तो उड़ीसा में झारखंड में लौह अयस्क के लिए देखो, उड़ीसा में लौह अयस्क के लिए फेमस जगह देखो, तो इसमें अगर अपन देखें तो एक पठार पड़ता है। इस पठार का नाम क्या है आपके? बस्तर का पठार। बस्तर का पठार नहीं, सॉरी, लौह अयस्क नहीं, आ जाएगा आपकी बॉक्साइट के लिए। ठीक है, ये बॉक्साइट के लिए फेमस है। और बॉक्साइट के लिए यहाँ पर कौन कौन सी जगहें फेमस हो जाएगी? तो उड़ीसा के अंदर जो है कालाहांडी है, कालाहांडी है, कोरापुट है और बोलानगिरी है। बोलानगिरी क्षेत्र, कालाहांडी, कोरापुट और बोलानगिरी क्षेत्र जो है ये आपकी किसके लिए जाना जाता है? तो उड़ीसा में बॉक्साइट के लिए ज़्यादा फेमस है। कर्नाटक के अंदर भी मिलते हैं आपकी, कर्नाटक में चिकमंगलूर, और चिकमंगलूर एक कुद्रेमुख खान पड़ती है। कौन सी? कुद्रेमुख खान, कुद्रेमुख खान। ठीक है, ये भी फेमस है लौह अयस्क के लिए। कुद्रेमुख खान किसके लिए फेमस है? लौह अयस्क के लिए फेमस है, लौह अयस्क हेतु प्रसिद्ध। पूछ ले लौह अयस्क के लिए फेमस कौन सी है? तो लौह अयस्क के लिए फेमस कौन सी हो जाएगी आपकी? तो आप कहोगे कि सर ये कुद्रेमुख माइन जो है ये लौह अयस्क के आयरन ओर के लिए फेमस हो जाएगी। कहाँ पर? तो ये हो जाएगी आपकी कुद्रेमुख, कर्नाटक के अंदर। कहाँ पर हो जाएगी? तो ये हो जाएगी कुद्रेमुख। कुद्रेमुख कहाँ? कर्नाटक के अंदर। क्लियर है यहाँ तक? चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, भारत की किस राज्य की विधायिका द्विसदनीय है? जहां पर द्विसदनीय विधायिका है। ठीक है, कैसे याद रखोगे? कुंभा टी, कुंभा टी, कुंभा टी से भी याद रख सकते हो। कर्नाटक, यूपी, मुंबई, बिहार। ठीक है, ऐसे भी याद रख सकते हो। या फिर द्विसदनीय विधायिका जो है अभी के लिए छोड़ दो, मेरे ख्याल से आपके लिए ज़्यादा हो जाएगा। इसमें यूपी में होगी, होगी किसमें? यूपी में। लेकिन द्विसदनीय विधायिका का मतलब क्या है? जहां पर विधानसभा भी हो, जहां पर विधानसभा भी हो। जैसे भारत के अंदर होती है ना लोकसभा और राज्यसभा, वैसे ही राज्य में भी कि एक तो विधानसभा भी हो और ये क्या हो? विधान परिषद भी हो। तो विधान परिषद जो है हर राज्य में नहीं है, इतनी जरूरी नहीं है। ठीक है, विधानसभा तो हर एक में होती है, विधान परिषद हर एक में जरूरी नहीं है, किसी किसी राज्य में है। और ऐसे राज्य कितने वर्तमान में? 6। नेक्स्ट देखो, मौर्य साम्राज्य का संस्थापक कौन था? हु वॉज द फाउंडर ऑफ मौर्यन डायनेस्टी? मौर्य साम्राज्य का संस्थापक कौन था? ठीक है, तो यही ध्यान देना। बात करें यदि मौर्य साम्राज्य के संस्थापक की, तो चंद्रगुप्त मौर्य। और ये जो चंद्रगुप्त मौर्य है ये किसकी सहायता से? तो ये चाणक्य की सहायता से गणानंद को पराजित करता है। चाणक्य की सहायता से, चाणक्य की सहायता लगती है इसको, यानी चाणक्य की सहायता से ये किसे पराजित करता है? ये पराजित करता है गणानंद को। और बात करें यदि, तो ये जो गणानंद है इसको पराजित, ये किस वंश का था? ये नंद वंश का था। कौन से वंश का था? ये नंद वंश का। और इसे पराजित करने के उपरांत चंद्रगुप्त मौर्य जो है ये किस वंश की नींव रखता है? मौर्य। अशोक भी मौर्य वंश का है, बिंदुसार भी मौर्य वंश का है, कौटिल्य या चाणक्य या विष्णुगुप्त ये तीनों एक ही नाम है। ये तीनों क्या है आपके? एक ही नाम है। चलिए, तो इससे आगे की चर्चा करेंगे अपन नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना काफ़ी है। जय हिंद सभी को।